आज हम लोग 1848 में द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये लिबरल्स लोगों का रिवोल्यूशन क्या था उसके विषय में पढ़ेंगे। तो पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। जिस समय पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंट में अनएम्प्लॉयमेंट, भूख और गरीबी से लोग संघर्ष कर रहे थे, उसी समय एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के बीच में भी एक रिवोल्यूशन हो रहा था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट Event of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and republic based of universal male suffrage had been proclaimed in other parts of Europe where independent nation state did not yet exist। कह रहा है कि पूरे यूरोप में जहाँ तक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अस्तित्व में नहीं आए थे, लेकिन पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित रिपब्लिक की घोषणाएं हो रही थी। सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for constitutionalism with national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association। इन राज्यों में, जर्मनी, इटली आदि साम्राज्यों में, वहाँ के लिबरल मिडिल क्लास के मेन और वुमेन ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ दिया और बढ़ते हुए जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और नेशन स्टेट के कंस्ट्रक्शन की अपनी मांग को उन्होंने आगे बढ़ाया। यह नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस प्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने और पार्लियामेंट्री थियरी पर आधारित था। नेशन स्टेट की जो मांग की गई इन देशों के द्वारा, वो नेशन स्टेट का जो आधार था कि प्रेस इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री रूलिंग होनी चाहिए
सभी को ऑर्गेनाइजेशन बनाने की छूट होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलना चाहिए। इस तरह का जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, उसकी डिमांड तेज होती गई। यहाँ पर हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू डिफाइंड, कि लिबर्टी और इक्वलिटी वुमन के लिए पर उस समय के लोगों के क्या विचार थे। तो बट स्वाभाविक है, हमेशा जो है सपोर्टिंग और अपोजिंग दोनों जो है थाट होते हैं, उसी की चर्चा यहाँ किया हुआ है। एक मिस्टर जो है कार्ल वेलकर हैं, जो महिलाओं को किसी भी प्रकार के लिबर्टी के, पॉलिटिकल लिबर्टी के पक्ष में नहीं है। तो वहीं पर लुइजे ऑटो पीटर्स हैं, यहाँ पर ये लुइजो ऑटो पीटर्स हैं, 1819 और 95 में। इनका मानना है कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंट आप तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक इंडिपेंडेंस को भी पार्ट के रूप में देखेंगे। माने स्वतंत्रता को आप डिवाइड करके नहीं देख सकते, उसे मेन और वोमेन के रूप में स्वतंत्रता का डिवाइडेशन नहीं कर सकते। अर्थात जो पॉलिटिकल इक्वलिटी मेल को मिली हुई है, वही पॉलिटिकल इक्वलिटी वुमेन को भी होना चाहिए। वो इस पक्ष में थे। उसकी पूरी कहानी और उनके असर्शन इसमें आप पढ़ लेंगे। आगे इन द जर्मन regions a large number of political association whose member were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German nation assembly on 18 May 1848. 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul, जो सेंट पॉल चर्च था, उस सेंट चर्च पॉल को ही पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम दिया गया। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी headed by a monarchy subject to a parliament when the deputies of freed the crown on these terms of
फ्रेडरिक विलियम फोर्थ king of Persia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly, while the opposition of the aristocracy and military became stronger. The social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class, who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. जर्मन रीजन में एक लार्ज स्केल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवों के साथ सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और नेशन की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जो संसद के अधीन रहना स्वीकार करे, और इसके लिए जब वो सभी रिप्रेजेंटेटिव जो 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे, वो प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जो है ताज देने की कोशिश किया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के विरोध में चला गया, जहां नोवेल्टी और आर्मी का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। मैंने जर्मन के अंदर जो प्रयास मिडिल क्लास के लिबरल लोगों ने किया, वह प्रसा के राजा के अपोज करने के कारण जर्मन एक नेशन यूनिफिकेशन के रूप में 1848 में नहीं आ पाया। नेशन के रूप में वो यूनाइट नहीं हो पाया जैसा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोचते थे। The issue of extending political right to women was a controversial one with the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively. Over the years, women had formed their own political association, founded newspaper, and taken part in political meeting and demonstration. Despite this, they were denied suffrage right during the election of the
assembly when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. Women were admitted only as observation to stand in the visitor gallery. महिलाओं के वोटिंग के पावर को जर्मनी में भी नकार दिया गया और हालांकि वो आंदोलनों में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका था, फिर भी उनको वोटिंग का पावर नहीं दिया गया। उनको केवल फ्रैंकफर्ट संसद में ऑब्जर्वर के रूप में जो दर्शक दीर्घा होती है, जो गैलरी होती है, उस गैलरी में खड़े होने की छूट दी गई। Thought conservative forces were able to surprise liberal movement in 1848. They could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the year after 1848, the autocracy monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Habsburg in 1867. 1848 में हालांकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे उन्होंने लिबरल मूवमेंट को दबाने में वो सक्सेस हो गए, बट जो ओल्ड सिस्टम था, मीन्स जो मोनार्ची का सिस्टम था, उसको कंजर्वेटिव बहाल नहीं कर पाए। जो एम्पायर थे उनको ये समझ में आने लगा था कि लिबरल नेशनलिस्ट क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो निरंकुश राजशाहियों ने उन चेंजेज को प्रारंभ किया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुका था। इस प्रकार हैब्सबर्ग के राइट वाले रीजन और रूस में जो बाउंडेड लेबर थे, बाउंडेड लेबर की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की
इस तरह से जो है 1848 के अंदर लिबरल नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से वो अपने मूवमेंट में सफल जरूर हुए, क्योंकि मोनार्ची के अंतर्गत जो एम्पायर या उनके जो सपोर्टर कंजर्वेटिव लोग थे, उनको ये लगने लगा था कि चेंजेस का जो एक दौर है, इसको बाई फोर्स बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता। इसलिए उनकी छोटी छोटी जो डिमांड थे उसको पूरा करना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट अपना कंटेंट फॉर द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। इसके विषय में चर्चा बाद में करेंगे। थैंक यू।